नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संघीय कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारतीय संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। जब हम भारत की सरकार का अध्ययन करते हैं तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों अंगों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। लेकिन कार्यपालिका का संबोधन प्राय राष्ट्रपति से समझा जाता है, क्योंकि समस्त शासन की शक्तियां जो हैं राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। लेकिन हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। अगर भारतीय संघीय कार्यपालिका का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें भारतीय संसदीय प्रणाली को समझना आवश्यक होगा कि संसदीय प्रणाली क्या है। जब तक संसदीय प्रणाली को नहीं समझेंगे तब तक हम भारतीय सरकार का और कार्यपालिका का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड की देन है। इंग्लैंड में जो उदारवादी क्रांति 16वीं सदी में हुई थी, उस क्रांति का एकमात्र उद्देश्य था कि ब्रिटेन में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय शासन की समस्त शक्तियां राजा यानी सम्राट में निहित थी। वही कार्यपालिका थी, वही न्यायपालिका थी और वही व्यवस्थापिका थी। उसके बोल ही कानून थे और वो अपनी मर्जी से कानूनों को लागू करवा सकता था और अंतिम न्याय का न्यायाधिकारी भी सम्राट और राजा था। इंग्लैंड के अंदर जो महान विचारक हुए, उनके विचारकों ने वहाँ की जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव दिया और उस प्रभाव का परिणाम ये हुआ कि अब वहाँ की जनता ये मांग करने लगी कि इंग्लैंड में उत्तरदायी शासन की स्थापना होनी चाहिए, यानी कि सम्राट नाम मात्र का होना चाहिए। और उनका नारा था बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यानी कि जब तक सरकार कानून निर्माण, कानून की प्रक्रिया यानी कि नीति निर्माण और नीति निर्धारण में आम जनता को स्थान नहीं दिया जाएगा, तब तक हम कर नहीं देंगे। क्योंकि देश को जो पैसा दिया जा रहा है, जो राजकोष में पैसा जा रहा है, वो आम जनता का है और आम जनता ही यानी कि शासन के कार्यों में सहभागी ना हो तो शासन का क्या मतलब। तो देखते हैं कि गौरवपूर्ण क्रांति का परिणाम ये हुआ कि सम्राट को झुकना पड़ा और सम्राट और जनता के मध्य एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत सम्राट को वहाँ का नाम मात्र का शासक घोषित कर दिया गया, क्योंकि सम्राट का जो पद है इंग्लैंड के अंदर वो बहुत प्रतिष्ठित, प्राचीन और परंपराओं पर आधारित थे। तो वहाँ के लोग चाहते थे कि इस पद को समाप्त भी नहीं किया जाए और राजा को बनाए भी रखा जाए, ताकि इंग्लैंड की सभ्यता और संस्कृति बनी रहे। हम देखते हैं कि उसका परिणाम ये हुआ कि सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और आम चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ और उन निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था में वास्तविक शक्ति निहित हो गई और उनका नेता प्रधानमंत्री कहलाया और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन होने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इंग्लैंड में दोहरी कार्यपालिका विश्व में सर्वप्रथम देखने को मिलती है। एक नाम मात्र कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। अगर हम संसदीय शासन प्रणाली का अध्ययन करते हैं या इसको अर्थ को समझते हैं तो हमें इस चीज़ को समझना होगा, इस चीज़ को देखना होगा कि संसदीय शासन प्रणाली है क्या। संसदीय, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, संसद यानी कि कानून बनाने वाली संस्था सर्वोच्च हो तो उस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। यानी कि व्यवस्थापिका अगर सर्वोच्च हो तो उसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषता हैं और उनको समझने के उपरांत ही हम इन शासन प्रणाली को समझ पाएंगे। संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें दोहरी कार्यपालिका देखने को मिलती है। एक नाम मात्र कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका वो होती है कि जिस व्यक्ति या संस्था में
कार्यपालन या कार्यपालिका की समझ शक्तियाँ निहित होती है, लेकिन समझ शक्तियाँ प्राप्त होने के उपरांत भी वो स्वयं उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाता है, तो उसे नाममात्र कार्यपालिका कहते हैं। और जो इन शक्तियों को का वास्तव में प्रयोग करता है उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे कि भारत के अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और इंग्लैंड में सम्राट और प्रधानमंत्री इसके सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है भारत में, लेकिन राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं न करके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह और परामर्श से करता है, और ये सलाह और परामर्श मानना उसके लिए अनिवार्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति तो भारत की नाम मात्र की कार्यपालिका हुई, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भारत की वास्तविक कार्यपालिका हुई। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे का जीवन और मरण एक दूसरे पर निर्भर करता है। व्यवस्थापिका को भंग करने की शक्ति, यानी कि उसके निम्न सदन को भंग करने की शक्ति कार्यपालिका के अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति या सम्राट को होती है। जो कार्यपालिका का प्रमुख है वो निम्न सदन को भंग कर सकता है, और कार्यपालिका में जो प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे तो निम्न सदन स्वयं भंग माना जाता है। और वहीं व्यवस्थापिका में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो व्यवस्थापिका का निम्न सदन भंग माना जाता है। साथ ही व्यवस्थापिका को कार्यपालिका को हटाने की शक्ति प्राप्त होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सब को व्यवस्थापिका ही हटा सकती है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका में पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। उसी प्रकार से अगर व्यवस्थापिका में निम्न सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ, तो सरकार को या प्रधानमंत्री और संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, और कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका है। यानी कि कार्यपालिका के जो सदस्य हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, वो व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। और व्यवस्थापिका को भंग करने का अधिकार, निम्न सदन को भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, और वहीं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार व्यवस्थापिका के निम्न सदन के पास होता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता अनिश्चित कार्यकाल। संसदीय शासन प्रणाली के अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के निम्न सदन का कार्यकाल हमेशा निश्चित नहीं होता है। ये बहुमत पर निर्भर करता है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली बहुमत के शासन पर आधारित है। बहुमत के शासन से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है वही सत्ता को प्राप्त करता है, और जब तक बहुमत उसके पास रहता है तब तक ही वो अपने पद पर रहता है। यानी कि जो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है, अगर उस पर महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसे इस्तीफा देना होगा, यानी कि कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, अगर प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए निम्न सदन में, यानी कि सत्ता के पास बहुमत नहीं है, ऐसा प्रस्ताव विपक्ष सदन निम्न सदन में रखे और निम्न सदन उसे जो है 2/3 बहुमत से पारित कर दे, विशेष बहुमत से पारित कर दे, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को उसी समय अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है, वो निश्चित नहीं होता है, और वो बहुमत पर निर्भर करता है। और साथ ही निम्न सदन का कार्यकाल भी बहुमत पर निर्भर ही करता है। अगर सरकार के पास पर्याप्त बहुमत ना हो तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो निम्न सदन स्वयं ही भंग माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं
कि संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका में घनिष्ठ संबंध और कार्यकाल कार्यपालिका एवं निम्न सदन का कार्यकाल अनिश्चित होना, ये महत्वपूर्ण विशेषता हैं जो संसदीय शासन प्रणाली को इंगित करती है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने, क्योंकि हमारे देश पे लगभग 300 वर्षों तक शासन इंग्लैंड ने किया, क्षमा चाहूंगा मैं, भारत में लगभग लंबे समय तक शासन ब्रिटेन ने किया और ब्रिटेन का शासन प्रणाली का भारतीय व्यवस्था पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। प्रभाव ये पड़ा कि भारतीय जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन की व्यवस्था को अंगीकृत कर ली। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको हूबहू शासन के स्वरूप के रूप में अपनाया। तो हम देखते हैं कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है, जो कि इंग्लैंड से हमने ग्रहण की है। भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख या अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवस्थापिका और राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति के परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय जो संघीय कार्यपालिका है वो संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष है, देश का संवैधानिक प्रमुख है और समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या कार्य करता है, क्या उसकी भूमिका शासन में रहती है, क्या उसकी स्थिति है, इन सब का अध्ययन हम अगले अध्यापन यानी अगले व्याख्यानों में करेंगे। धन्यवाद।